हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये 8वां क्लास पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार बिहार जी की किताब से जो है हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पुराना वीडियो जितना भी है इसका पार्ट 1 से आप इसको देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। दूसरी बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल आप लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं सबका जो है आपको प्रॉपर वीडियो, पूरा पूरा वीडियो इसमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दो वीडियो हम डेमो के लिए डाल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा यूट्यूब में ही आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। अमीन पटवारी के लिए मैं पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें वीडियो है, कंप्यूटर का, भूगोल का, इतिहास का, सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा सभी वीडियो को कंप्लीट होने में, लेकिन जो है पूरा आपको क्लास मिलेगा आगामी एग्जाम के लिए। चाहे आप टीचर भर्ती की तैयारी करते हो, चाहे किसी भी चीज़ का, चाहे आप पीएससी प्री का भी तैयारी करते हैं इवन, तो भी आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, आपको बाहर से जो बेसिक जो क्लास है, ठीक है, जो ऑथेंटिक बुक का जो क्लास है, आपको कहीं से कोर्स खरीद के तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एमसीक्यू भी कराएंगे, थ्योरी क्लास कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू भी हम उसका कंप्लीट कराएंगे, इसी बुक से करा देंगे एमसीक्यू, नया नया क्वेश्चन आपको बना के। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो जितना भी ऑथेंटिक बुक है सबका जो है प्रॉपर वीडियो इस चैनल में मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर कर लें, क्योंकि आप व्यू करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हमारा चैनल ग्रोथ करेगा। क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब जो है एल्गोरिदम यही समझता है कि आप लाइक करेंगे मतलब वीडियो को पसंद किया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, ऐसा नहीं है कि आप स्किप करके चले गए, क्योंकि स्किप करने से जाने से क्या होगा, इसका जो व्यू है वो गिरता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम पूरा देखें, है ना, एक बार देखें, आपको समझ ज़रूर आएगा। थोड़ा सा समय लग सकता है, बट बहुत अच्छे से आपको ये जो है क्लियर होते जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली इसमें रतनपुर के कलचुरियों को, पूरा रतनपुर के कलचुरी को इसमें समाप्त करेंगे आज। ठीक है, यही पैदा करेंगे रतनपुर के कलचुरी, और यही हम जो है उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इतिहास है, बस उसको पैदा किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अपने दिमाग में बैठाइएगा। आज छत्तीसगढ़ के कलचुरियों को, रतनपुर के कलचुरियों को पढ़ेंगे कि कैसे इनका आगमन हुआ। हमने मध्य प्रदेश के कलचुरियों को पिछले वीडियो में पढ़ा, और बहुत सारी चीज़ आपको मैं बताया जो इम्पोर्टेंट है। खासकर डहाल का एक स्थान जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो बिल्कुल देखिएगा। उसमें एक वाम राजदेव के बारे में हमने जो है डिस्कशन किया था, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वहीं से इसका स्टार्ट होता है, क्योंकि शंकरगढ़ मुग्धतुंग तो यहाँ छत्तीसगढ़ आते हैं, आक्रमण करते हैं 900 ईस्वी के आसपास। उसके बाद वापस चले जाते हैं, अपने जो 18 पुत्र है उसको मंडलाधिपति बनाए रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो बस्तर के जो सोमवंशी रहते हैं, मतलब जो यहाँ के जो सोमवंशी, बस्तर बोलता हूँ, यहाँ के जो सोमवंशी रहते हैं, छिंदक नागवंशी रहते हैं, उन लोग उस क्या करते हैं, फिर से पुनः उन लोग को हटा देते हैं। ठीक है, तो वो रहा त्रिपुरी क्षेत्र की बात। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कलचुरियों के बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी बेसिकली जो होता है कलिंग राज से चालू होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रीवियस का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ताकि आपको समझ आए कि छत्तीसगढ़ में कैसे कलचुरी आए। तो त्रिपुरी की कलचुरियों की एक शाखा छत्तीसगढ़ में जो है क्या करती थी, आकर बस गई। ठीक है, बिलासपुर जिले में प्राय गोलाकार एक पत्थर श्रेणी है, जिसके भीतर लगभग 30 गांव बसे हैं। मुख्य गांव तुम्मान है। ठीक है, जिसके कारण पर्वत से घिरे समूचे स्थल का नाम तुम्मान खोल पड़ा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, जो बिलासपुर जिला है, ठीक है, वो गोलाकार पत्थर से नहीं का है, और 30 गांव बसे हुए हैं इस क्षेत्र में, ऐसा बताया गया है बुक में। और जो मुख्य गांव है वो तुम्मान है, और तुम्मान पत्थरों के बीच में, इसीलिए से इसको क्या कहा गया है, तुम्मान खोल। ठीक है, शिलालेखों में इस ग्राम का नाम या पूर का नाम क्या मिलता है, तुम्मान मिलता है। ठीक है, आपको इस ग्राम का नाम क्या मिलेगा, तुम्मान देखने को मिलेगा, जो कलचुरियों की प्रथम राजधानी बनेगी छत्तीसगढ़ में। 9वीं शताब्दी के अंत में त्रिपुरी कलचुरियों ने दक्षिण कोसर पर अपनी शाखा स्थापित करने का प्रयत्न किया था। आपको बताया 9वीं शताब्दी 900 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है इन्होंने क्या किया था, अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास इन लोग करते हैं। अभिलेखों से यह निर्देश मिलता है कि प्रथम कोक्कल के पुत्र द्वितीय शंकरगढ़ या शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग
कोसल नरेश से पाली देश जीता था। जो कोरबा का पाली वाला जो क्षेत्र है ना, उसको जीता हुआ था शंकर मुग्धतुंग, और अपने बेटे को, 18 जो पुत्र थे ना, उनको यहाँ का मंडलाधिपति नियुक्त करके वो वापिस चला गया था। यह पाली देश बिलासपुर जिले के, या अभी तो बिलासपुर जिले का हुआ, लेकिन कोरबा का जो पाली क्षेत्र है, ठीक है, वो था बिलासपुर जिले के पाली नामक स्थान के आसपास का प्रदेश होगा। लगभग 1000 ईस्वी के करीब कोक्कल देव द्वितीय के त्रिपुरी में शासन के दौरान कलचुरियों का दक्षिण कोसल पर शासन जो है स्थापित हुआ। ठीक है, तो त्रिपुरी में किसका शासक था? कोक्कल देव द्वितीय का शासक था, शासनकाल चल रहा था। तो कोक्कल देव द्वितीय के समय जो है छत्तीसगढ़ में जो है कचौरियों का क्या होता है, यहाँ शाखा स्थापित होता है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, ठीक है, तो इसके पूर्व भी कलचुरियों को छत्तीसगढ़ पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें क्या मिली? आंशिक सफलता ही मिली थी। ठीक है, मतलब जब कलिंग राज यहाँ आया, उसके पहले जो है यहाँ जो त्रिपुरी के जो कलचुरी थे वो अपना सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन क्या हुआ, उनको पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। ठीक है, सफलता तो मिली थी लेकिन आधी अधूरी, पुनः फिर से क्या हो गया, उनको भगा दिया गया था। दक्षिण कोसल पर अंतिम रूप से कलचुरियों का राज्य कोकल द्वितीय के शासन काल में हुआ, जब इसी वंश के कलिंग राजा ने कोसल विजय पर कर तुमान को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में जो है जब कलिंग राज आया तभी जो है ये कलचुरियों के अधीन हुआ। ठीक है, मतलब कलचुरी जो है यहाँ अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कलिंग राज के बारे में, जो कलचुरियों का, रतनपुर के कलचुरियों का प्रथम शासक होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक होता है। 2 शासक का नाम याद रखेंगे, एक कलिंग राज, एक कमल राज। ठीक है, कलिंग राज, कमल राज और रत्नराज, ये तीनों नाम को आप एक बार याद रखिएगा। कलिंग राज, कमल राज, रत्नराज। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तीनों की राजधानी क्या थी? तुम्बान थी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर रत्नराज का तो राजधानी तुम्बान नहीं था। ठीक है, तो आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, कलिंग राज ने, कमल राज ने और रत्नराज ने, तीनों ने तुम्बान पर शासन किया। जब रत्नराज आया, तुम्बान पे शासन कर रहा था, फिर उन्हें क्या हुआ कि 1045 ईस्वी में रत्नराज आएगा। तो जिस समय रत्नराज आएगा, शासन गद्दी पर बैठेगा, उस समय राजधानी तुम्बान रहेगा। फिर 5 साल बाद 1050 ईस्वी में, ठीक है, क्या करेगा? और राजधानी परिवर्तन करेगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कलिंग राज, कमल राज और रत्नराज, तीनों की राजधानी क्या थी? तुम्बान थी। फिर राजधानी परिवर्तन होता है कहाँ? रतनपुर। ठीक है, तो जो रतनपुर है ना, 2 राजधानियों से शासन किया, एक तुम्बान से और एक रतनपुर से। यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला बनता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कलिंग राज 1000 से लेके 1000 ईस्वी तक, 1020 ईस्वी तक शासन किया। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य की स्थापना का श्रेय कलिंग राज को दिया जाता है। तुम्बान को उसने राजधानी बनाया। तुम्बान में जाकर उसने अपने शत्रुओं का क्षय करके अपने पूर्वजों की राजधानी को अपना निवास स्थान बनाया और उसे वैभव की वृद्धि की। कलिंग राज जो है असाधारण योद्धा था। तुम्बान क्षेत्र के जंगली शत्रुओं को भगाने में उसे कोई विशेष कठिनाई न पड़ी होगी। शांतिपूर्वक राजधानी की वृद्धि करने लगा। ठीक है, मतलब कलिंग राज जो है तुम्बान को राजधानी बनाया और वहां शांतिपूर्वक शासन किया और उसकी प्रसिद्धि को उन्होंने बढ़ाया। किसकी? तुम्बान की प्रसिद्धि को बढ़ाया। शौर्य और कोष की वृद्धि की। ठीक है, अपने ताकत से जो वहां की आर्थिक स्थिति है, कोष की, उसकी वृद्धि की। और पूर्वजों की भूमि को छोड़कर पूर्वजों द्वारा स्थापित तुम्बान को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, मतलब अपने जो पूर्वजों की जो भूमि, मतलब त्रिपुरी, वहां शासन नहीं किया, उसको छोड़कर पूर्वजों द्वारा स्थापित, मतलब एक आया था कौन? शंकरगढ़ मुग्धतुंग। तो पूर्वजों द्वारा स्थापित तुम्बान को अपनी राजधानी बनाया और वहां रहकर शत्रुओं का नाश कर अपनी लक्ष्मी बढ़ाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब कलिंग राज ने क्या किया? त्रिपुरी से आया, त्रिपुरी से आने के बाद छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। शासन स्थापित करने के बाद जो तुम्बान है उसका वैभव में वृद्धि किया। ठीक है, साथ ही वहाँ के कोष, जो मुद्रा थी, वहाँ के जो
आर्थिक स्थिति थी उसको मजबूत किया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कलिंग राज के बाद कमल राज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमल राज के बारे में आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उड़ीसा का सोमवंशी पढ़ाया था। तो ईस्वी सन 1020 के लगभग कलिंग राज का पुत्र कमल राज तुमान की गद्दी पर बैठा। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। त्रिपुरी के शासक गांगेय को उड़ीसा पर आक्रमण के समय कमल राज ने भरपूर सहायता पहुंचाई। ठीक है, इसको सहायता पहुंचाई थी। साथ ही एक व्यक्ति को ये लेके आता है उड़ीसा से, कौन? कमल राज। ठीक है, अपने साथ, उसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रत्नदेव प्रथम 1045 से लेके 1065 ईस्वी। ठीक है, कमल राज के पश्चात तुमान के सिंहासन पर उसका पुत्र रत्नदेव प्रथम बैठा। देखो लिखा है ना, तुमान के सिंहासन पर उसका पुत्र रत्नदेव प्रथम बैठा। इसने राजधानी तुमान से हटाकर रतनपुर में स्थापित किया। अभी भी जब ये बैठा था तो तुमान से शासन कर रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने रतनपुर अपने नाम से बसाया और रतनपुर में अपने जो है राजधानी को स्थापित किया। कहने का मतलब रत्नदेव जो है दो जगह से, मतलब दो राजधानी थी समझो इसकी, है ना। पहली राजधानी थी तुमान, अब उसको परिवर्तित करके बना लिया रतनपुर को, मतलब दो जगह से शासन किया। वर्तमान रतनपुर जिस जगह पर है वही पहले मणिपुर नामक प्राचीन गांव था। इस नवीन नगर में तुमान से कहीं बढ़कर नाना वर्ण विचित्र रत्नचिम नाना देव कुलभूषित शिव मंदिर बनवाया। मतलब यहाँ क्या बनवाया था? एक शिव मंदिर बनवाया जिसकी प्रशंसा चारों दिशाओं में फैल गई। उसे कुबेरपुर की उपमा दी जाने लगी। रतनपुर को कुबेरपुर भी कहा जाता है और उसका महत्व इतना बढ़ गया कि वह चतुर्युगी पुरी कहलाने लगी। ठीक है, इसको चतुर्युगी पुरी के नाम से भी जानते हैं। सतयुग में इसका नाम मणिपुर था, त्रेता युग में मानिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। कोमोमंडल के अधिपति वज्जुक अथवा वमवर्मन, है ना, वज्जुक वर्मन बोल सकते हैं या वज्जुक बोल सकते हैं। तो वज्जुक वर्मन की कन्या नोललना से विवाह कर रत्नराज प्रथम ने ख्याति प्राप्त की। ठीक है, कोमोमंडल के जो अधिपति होते हैं, जो स्वामी है वज्जुक वर्मा, उसकी पुत्री नोललना से इन्होंने विवाह किया था। इसको याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखना रानू करके, ऐसे रत्नदेव और नोललना, है ना, या रनो करके याद रख सकते हैं, जैसे भी आप याद रखना चाहो। ठीक है, आपके हिसाब से याद रख सकते हो। ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, रानू करके नाम दे दी हूँ इसको। तो रत्नदेव और नोललना। ठीक है, प्रथम पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में बात करते हैं। 1065 से लेकर 1090 ईस्वी तक शासन रहता है। 1065 ईस्वी में रत्नदेव का पुत्र पृथ्वीराज या पृथ्वीदेव प्रथम रतनपुर के सिंहासन पर बैठा। सकल कोसलाधिपति की उपाधि इसने धारण की। याद रखेंगे, इसको पूछा जाता है। सकल कोसलाधिपति की उपाधि पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण की। तथापि यह ज्ञात नहीं होता कि कोसल के पूर्वी भाग संबलपुर क्षेत्र पर उसका अधिकार था या नहीं। छत्तीसगढ़ के काफी बड़े भाग पर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, पृथ्वीदेव की रानी का नाम राजल्ला था। विग्रहराज और सोरदेव नामक दो मंत्रियों का पता उत्कीर्ण लेखों से प्राप्त होता है। रतनपुर में एक विशाल सरोवर का निर्माण इसने करवाया था। ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं जाजलदेव प्रथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है। 1090 से 1120 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। शासनकाल याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, पृथ्वीदेव के पश्चात उसका पुत्र रत्न जाजल्यदेव प्रथम जो है गद्दी पर बैठता है। राय बहादुर हीरालाल जी लिखते हैं कि विशेष जलजला पृथ्वीदेव के पुत्र प्रथम जाजल्यदेव के समय हुआ। उसने आदि घराना त्रिपुरी से संबंध तो नहीं तोड़ा, परंतु वास्तव में वह स्वतंत्र हो गया और कान्यकुब्ज तथा जझौती के राजाओं से मित्रता कर उसने अपना मान बढ़ाया। ठीक है, कहते हैं कि जो जाजल्यदेव प्रथम है वो त्रिपुरी के साथ तो पूरी तरह से अपना संबंध तो नहीं तोड़ा था। ठीक है, लेकिन ये अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और स्वतंत्र करने के बाद जो कान्यकुब्ज है और जो जझौती दो स्थान, यहाँ के राजाओं से क्या किया, इन्होंने अपना दोस्ती बना ली, संबंध बना लिया और अपना मान सम्मान को इन्होंने क्या किया, बढ़ाया। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी लिखते हैं छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का यह सर्वशक्तिशाली शासक था।
इसने त्रिपुरी के कलचुरियों से बंधन मुक्त होकर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। यद्यपि चेदी से उसके मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। ठीक है, मिरासी के अनुसार उसने बैरागढ़, लंजिका, लांजी, भानार, भंडारा, तलहारी इत्यादि प्रदेश को जीतकर उन पर कर लगाया। ठीक है, याद रखें जायजल्य प्रथम जो है कर लगाते हैं कौन कौन स्थान में, भैरागढ़, लंजिका, लांजी जिसको जानते हैं, भंडारा और तलहारी, ये 4 जगह में कर लगाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसने डंडापुर, बंगाल स्थित मिदनापुर, आंध्र किमिडी इत्यादि सुदूरवर्ती प्रदेशों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। उसने बस्तर जिले के राजा सोमेश्वर के राज्य पर चढ़ाई की थी और युद्ध में मंत्री, रानी इत्यादि को उसने बंदी बनाया हुआ था। जायजल्य देव की कीर्ति शीघ्र ही दूर दूर तक फैल गई। उत्तर भारत में कन्नौज, गढ़वाल, जजाक भुक्ति के चंदेल और त्रिपुरी के कलचुरी भी उससे मैत्री स्थापित करने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब उसने कलचुरी की मुख्य शाखा के स्वामित्व समाप्त कर अपने आप को स्वतंत्र की घोषणा की और उसे प्रदर्शित करने के लिए अपने नाम से सोने और तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किया। जायजल्य देव ने अपने नाम पर जायजल्यपुर नामक नगर बसाया। आज भी यह नगर जांजगीर के नाम से जाना जाता है। पाली स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी इसने करवाया था। जांजगीर का विष्णु मंदिर इसी के काल में बना हुआ था, जिसको नक्टा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। जायजल्य देव की रानी का नाम लाछल्ला देवी था। गुरु रुद्रसिंह, गुरु का नाम था रुद्रसिंह, और संधि विग्रहराज मंत्री पुरुषोत्तम देव के नाम उत्कीर्ण लेखों से मिलते हैं। जायजल्य देव मकरध्वज जोगी के साथ पर्यटन के लिए गया हुआ था, तीर्थ स्थान गया हुआ था और वहां से वापिस नहीं आया। ठीक है, और यही इनके जो है शासनकाल जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं रत्नदेव द्वितीय। 1120 ईस्वी से लेकर 1135 ईस्वी तक शासन करते हैं। जायजल्य देव का लाछल्ला देवी से उत्पन्न पुत्र रत्नदेव 1120 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। सोने और चांदी के सिक्के इन्होंने भी चलाया। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने कलिंग देश के राजा चोड़गंग को पराजित किया, त्रिकलिंगाधिपति कहलाने की नींव रखी। ठीक है, पृथ्वीदेव के बारे में याद रखेंगे, सकल कौशलाधिपति, और ये त्रिकलिंगाधिपति कहलाया रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, जायजल्य देव प्रथम ने यद्यपि त्रिपुरी के कलचुरियों के स्वामित्व को अमान्य कर दिया, मगर दोनों घरानों के मध्य संबंध मैत्रीपूर्ण बने थे। त्रिपुरी घराने के गया कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, और बलशाली कहलाने के लिए रत्नदेव द्वितीय पर आक्रमण करते हैं, लेकिन रत्नदेव द्वितीय जो है उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो विजय को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, सामंत वल्लभराज के अकलतरा अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि रत्नदेव ने गौड़ राज्य पर आक्रमण किया और गौड़ों को जो है परास्त किया था। जायजल्य देव द्वारा परास्त किए गए राजागण रत्नदेव का स्वामित्व स्वीकार करते थे, मतलब उसकी अधीनता मानते थे, इसकी चाटुकारिता एक प्रकार से बोल सकते हैं, उसकी सेवा करते थे, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, और कुछ नहीं है, क्योंकि वो पराजित हो गए हैं तो कहने का मतलब है कि अब जो है इससे तो युद्ध कर नहीं सकते, तो इसकी सेवा ही करते थे एक प्रकार से। ये जो कहने मानते, ये इनका जो कहना है वो मानते थे, है ना, तो इनकी क्या करते थे, स्वामित्व स्वीकार करते थे, इसको अपना स्वामी मानते थे। रत्नदेव को 36 विद्याओं का ज्ञाता तथा युद्ध में रुचि रखने वाला कहा गया है। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कोनी अभिलेख से। रत्नदेव के कार्यकाल में विद्वानों और कलाकारों को उदार आश्रय मिलता था और उसकी कीर्ति की गाथा श्रवण कर दूर दूर के विद्वान ब्राह्मण उसके दरबार में आने के लिए उत्सुक रहते थे। मतलब ये सभी ब्राह्मणों को, कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय देता था, इसीलिए सबके सब ये चाहते थे कि हम भी जो इनके दरबार पे जाए, वहाँ अपना कलाकारी का जो है प्रदर्शन करें, लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएं। ठीक है, और इनके आश्रय में रहें। पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर के गद्दी पर बैठता है। छत्तीसगढ़ के कलचुरियों में सर्वाधिक अभिलेख इसी राजा के मिलते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सर्वाधिक अभिलेख मिलता है। ठीक है, कोटागढ़, राजी, भिलाईगढ़, कोनी, अमूदा, रतनपुर, पारागांव, घोटिया आदि 14 स्थानों से इसके जड़े अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ताम्रपत्र तथा शिलालेख के रूप में ये
हमको दिखाई पड़ते हैं। कोटगढ़ या अकलतरा से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पृथ्वीदेव द्वितीय का जयसिंह नामक एक भाई भी था। ध्यान रखेंगे, पृथ्वीदेव द्वितीय का जयसिंह नामक एक भाई भी था। पिता के समान ही सूरवीर और महत्वाकांक्षी शासक ने अपने सामंतों की सहायता से रतनपुर राज्य का काफी विस्तार इन्होंने किया। साहिल है ना, ये जो साहिल है ना, ठीक है, तो ये साहिल किसके साथ आता है, तो ये कमल राज जो है उड़ीसा से इसको लेके आता है साहिल। ध्यान रखेंगे, इसी साहिल की बारे में बात कर रहा था। इस साहिल को कमल राज जो है लेके आता है उड़ीसा से। ठीक है, तो साहिल के कुल में उत्पन्न जगपाल, इसी के साहिल के कुल में उत्पन्न जगपाल प्रसिद्ध सामंत था, जो उसका सेनापति भी था। ठीक है, पूर्व के 2 कलचुरी राजाओं के सेनापति के रूप में भी वह कार्य कर चुका था तथा वीरता शूरता का परिचय दे चुका था। सरहगढ़, मचका सिहावा, झमरबंद बस्तर को भी इसने जीता हुआ था। गाजल, जगत सिंह, देवराज इसके भाई थे। किसके, जो जगपाल है उसके भाई कौन कौन थे, गाजल, जगत सिंह, देवराज इसके भाई थे, जो युद्धों में इसके साथ थे। पृथ्वीदेव द्वितीय ने अपने सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग के शासक जटेश्वर को पराजित किया। खरौद अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे जटेश्वर को किसके साथ ये मिलकर पराजित किया था, तो ब्रह्मदेव, अपने सामंत ब्रह्मदेव के साथ। ठीक है, कलहारी मंडल के मांडलिक ग्रहादेव को रत्नदेव ने पूर्व में ही मंत्री पद प्रदान किया था। सामंत वल्लभराज ने एक झील का निर्माण कराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वीदेव द्वितीय का प्रजाहितकारी शासक था। पृथ्वीदेव द्वितीय जो है लोगों के कल्याण करने वाला एक शासक था। वह सदैव प्रसन्नचित रहता था, हमेशा वो खुश रहता था, लोगों की सहायता करता था, मदद करता था। सोने और चांदी के चलाए गए सिक्के उसकी समृद्धि बयान करते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय का राज्य अमरकंटक से लेकर गोदावरी तक विस्तीर्ण हो चुका था। 1137 से लेकर 1160 ईस्वी तक उसने शासन किया। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार इसी के काल में इसके सेनापति जगपाल ने कराया। वीरता और सजनता के लिए पृथ्वीदेव द्वितीय जाना जाता है। मंदिरों, तालाबों, बगीचों के निर्माण में उसकी व उसके सामंतों सेनापति की रुचि थी। कलचुरी शासकों की श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पृथ्वीदेव द्वितीय का नाम स्मरण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है पृथ्वीदेव द्वितीय, त्रिकलिंगाधिपति पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जायजल्यदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के पश्चात उसका छोटा पुत्र, इसके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र। तो बड़े पुत्र युद्ध में बिजी रहता है, तो छोटा पुत्र जायजल्यदेव द्वितीय जो है गद्दी पर बैठता है। बड़े पुत्र को सिंहासन क्यों नहीं मिला, इसके बारे में कोई भी विवरण हमको देखने को नहीं मिलता है। बस ये अनुमान लगाया जाता है कि वो पूर्वी प्रदेशों में क्या कर रहा था, युद्ध में बिजी था। इसका शासनकाल जो है 1168 से लेकर 1178 ईस्वी तक था। 10 साल का शासनकाल था, बहुत अल्पकालीन शासनकाल था एक प्रकार से, क्योंकि बाकी जो इसके वंशज है वो बहुत दिनों तक शासन किया, लगभग 20 साल 30 साल तक इन्होंने शासन किया है। ये 10 साल जो है शासन किया, मतलब अल्पकालीन शासन इसको शासक जो माना जाता है। ठीक है, तो अल्पकालीन शासनकाल अतिशय महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह देव ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। इसके समय में किसने, जयसिंह ने आक्रमण किया। जायजल्यदेव ने अपने सामंतों की सहायता से इसे विफल कर दिया। यह लड़ाई शिवरी नारायण के समीप हुई। इसमें उल्हन देव काम आया, उसकी 3 रानियां जो है सती हो गई। ठीक है, इस युद्ध को लड़ने में कौन मदद किया था, उल्हन देव, जो इसका सामंत था, सेनापति था। और उल्हंत देव जब मरा इस युद्ध को लड़ते लड़ते, तो इसकी जो 3 रानियां थी वो सती हो गई। शिवरी नारायण के लेख में कहा गया है कि इसके बाद जायजल्यदेव ने उसके अनाथ पुत्र आमन देव को अपने पुत्र स्वरूप मानकर उसका लालन पालन किया। जायजल्यदेव का बड़ा भाई जगदेव पूर्वी देशों में युद्ध रत था। यह अस्तित्व की लड़ाई थी जिसे अनदेखी नहीं की जा सकती थी। संभावना यह बनती थी कि जगदेव ने अपने छोटे भाई को राजगद्दी पर बैठने की स्वीकृति दी होगी और योग्य कर्तव्य निष्ठ राज परिवार के सदस्य के रूप में स्वयं पूर्व की दिशा की ओर आक्रमण से रतनपुर राज्य की रक्षा इन्होंने की। ठीक है, मतलब 2 भाई रत्नदेव द्वितीय और जगदेव। ठीक है, तो जगदेव युद्ध में बिजी था, जो बड़ा भाई था। ठीक है, इसलिए वो राजा नहीं बना।
और छोटा भाई जाज्जल्य द्वितीय जो है राजा बना था। ठीक है, उसका सेनापति था उल्हन देव। ठीक है, उल्हन देव युद्ध में मारा गया। उसकी 3 रानी सती होती है। उसके पुत्र आमन देव, उल्हन देव के पुत्र आमन देव को जाज्जल्य देव द्वितीय जो है पुत्र समान मानता है। ठीक है, पूर्वी गंग पराक्रमी थे और अवसर का लाभ उठाने को तत्पर रहते थे। जगदेव ने उसकी दाल गलने नहीं दी। मतलब पूर्वी प्रदेश के जो राजा थे वो हमेशा आक्रमण करने की सोचते थे, लेकिन जो जगदेव था, जो बड़ा भाई था जाज्जल्य देव का, वो उसको जो है हमेशा पराजित किया, उसकी दाल यहाँ गलने नहीं दी। ठीक है, जाज्जल्य देव द्वितीय को एक ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह मतलब मगर, मगर मतलब बोल सकते हैं घड़ियाल। ठीक है, तो जाज्जल्य द्वितीय को एक घड़ियाल ने पकड़ लिया। ऐसा लगता है कि यह ग्राह, यह घड़ियाल बिना प्राण लिए छोड़ेगा नहीं, परंतु ये तो देवी कृपा से कि उसने ग्राह ने, घड़ियाल ने जो जाज्जल्य देव द्वितीय है उसको छोड़ दिया और उसके प्राण बच गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ से। जाज्जल्य देव द्वितीय को, ठीक है, किसने, देखो तो घड़ियाल ने जो है पकड़ लिया था। ठीक है, और ये तो था कि वो उसी घड़ियाल के मुंह में जाके इसका प्राण खत्म हो जाता है ना, प्राण हल लिया जाता, लेकिन वो तो देवी की कृपा थी कि उसको छोड़ दिया और उसके प्राण जो है बच गए। पिता की भांति इस शासक ने अनेक देवालय व सरोवरों का निर्माण कराया और लोकप्रियता प्राप्त की। जाज्जल्य देव द्वितीय का 11 वर्षीय शासन संघर्षों का काल रहा। सिंहासन रोहन के समय संकट के जो बादल मंडरा रहे थे वे दूर नहीं हुए थे कि जगदेव गंग राजा से पूर्व में ऐसा उलझा कि 11 वर्षों तक वह सीमा की रखवाली करता रहा। ठीक है, मतलब जगदेव जो है जब तक ये जाज्जल्य देव द्वितीय शासन करता रहा तब तक वो लड़ाई करता रहा उधर। शासक के रूप में जगदेव के कार्यों का विवरण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कि कितने वर्ष तक इन्होंने शासन किया जगदेव ने, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। सिंहासन पर बैठने से पूर्व उसने अपने छोटे भाई के शासन काल में रतनपुर राज्य की जो सेवा की, उससे रतनपुर के कलचुरियों के इतिहास में उसे महत्वपूर्ण स्थान मिला है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से इधर जाज्जल्य द्वितीय जो है शासन कर रहे थे, उधर जगदेव जो है लड़ाई कर रहे थे, तो उन्हीं लड़ाई के कारण जो है उनको छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्थान मिलता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रत्नदेव तृतीय। जगदेव तथा रानी सोमल्ला से उत्पन्न पुत्र रत्नदेव तृतीय के नाम से सिंहासन रूढ़ हुआ। राज्य में अव्यवस्था का आलम था। लोग भुखमरी से मर रहे थे। हाथियों की सेना कमजोर हो गई थी। राजकोष खाली हो गया था। राजा ने गंगाधर ब्राह्मण को अपना मंत्री नियुक्त किया। बड़ी योग्यता से गंगाधर ब्राह्मण ने स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया। 1180 से लेकर 1195 ईस्वी तक शासन काल रत्नदेव का था। खरड़ शिलालेख से इस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। गंगाधर ने खरौत में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जो लखनेश्वर मंदिर प्रतीत होता है। इसी लखनेश्वर मंदिर को लाखाचौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 1 लाख छिद्र है और 1 लाख चावल के दाने इस पे चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि जो यहाँ जाके मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। तपस्वियों के निवास के लिए मठ तथा मंदिर का मंडप उसने बनवाया। रतनपुर में पुरारती शिव मंदिर भी उन्होंने बनवाया। मंदिरों के निर्माण के संबंध में भी मंत्री गंगाधर ने ख्याति प्राप्त की थी। अब बात करते हैं पश्चातवर्ती रतनपुर के कलचुरी शासक। ठीक है, तो रत्नदेव तृतीय के बाद उसका पुत्र प्रतापमल 1195 से 1235 ईस्वी तक शासक रहा। इस कालखंड में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। इसके बाद 300 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के बारे में कोई अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं। कौन राजा था, उनकी उपलब्धि क्या थी, ये ज्ञात नहीं होता है। 14वीं सदी के अंत में कलचुरी साम्राज्य रतनपुर और रायपुर शाखा में बढ़ गया। रायपुर शाखा पहले खलवाटिका में राजधानी बनाकर राज्य करता था। मतलब उस समय रायपुर शाखा की राजधानी क्या थी, खलवाटिका। शुरुआत में 1402 से लेकर 1405 ईस्वी में ब्रह्मदेव राजा के शिलालेख हमको मिलते हैं। 1500 ईस्वी के आसपास बहारेंद्र राजा का शासन रतनपुर में था। रतनपुर और कोसगई से इसके लेख प्राप्त हुए हैं। पठानों के आक्रमण से रक्षा का उल्लेख कोसगई शिलालेख में मिलता है। नारायण सिंह के पूर्वज बिसई ठाकुर बिंझवार को इसी शासक ने सोना खान का क्षेत्र सैन्य सेवा के बदले दिया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल्याण शाह के बारे में।
कलचुरी शासक कल्याण साय की चर्चा दिल्ली तक हुई थी। वह एक महत्वपूर्ण शासक था। उसके माता पिता के बारे में निश्चय ही कुछ नहीं कहा जा सकता। जब वह मुगल दरबार में उपस्थित हुआ तब जहांगीर का शासन था। इस तथ्य से कलचुरी शासकों के विभिन्न स्रोतों से ज्ञात कालक्रम में दिग्भ्रम होने लगता है। काफी दिनों तक कल्याण साय को अकबर के दरबार में उपस्थित होना वर्णित किया जाता रहा है, मगर मुगल इतिहास के स्रोत ने उसे जहांगीर के दरबार में उपस्थित बतलाते हैं। तुझके जहांगीरी में स्पष्ट वर्णन है कि शनिवार 25वां खुर्दा दमेरा भाग्यशाली पुत्र परवेज इलाहाबाद से आया। उसने कल्याण साय को पेश किया जो रतनपुर का जमींदार है। इसके विरुद्ध मेरे पुत्र मतलब परवेज ने सेना भेजी थी और उसने मतलब कल्याण साय ने नजराने के तौर पर 80 हाथी व 1 लाख रुपए भेंट किया था। किसको? परवेज को। ठीक है। परवेज ने कब रतनपुर पर आक्रमण किया और कब सेना भेजी, क्या लड़ाई हुई, क्या हुआ, अज्ञात है। ऐसा प्रतीत होता है कि इलाहाबाद से परवेज ने अधीनता स्वीकार करने व दिल्ली चलकर बादशाह को नजराना व भेड़ देने अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहने का पैगाम भेजा होगा। कल्याण साय अवसर की नाजुकता को भांप गया था। उसने अधीनता को स्वीकार करने में ही भलाई समझी और दिल्ली में जाकर क्या हो गया? उपस्थित हो गया। डॉक्टर पीएल मिश्र स्पष्ट करते हैं कि 1 लाख रुपए जो नजराना लिया गया था वह भी साधारण थी, क्योंकि इतना ही तो हर्जाना 1740 ईस्वी में इस क्षेत्र में मराठा विजेता भास्कर पंत को भी दिया गया था। कल्याण साय ने मुगल अधीनता बिना किसी शौर्य प्रदर्शन के ही स्वीकार कर लिया, जो उचित भी था। रतनपुर के कलचुरी राजा जगन्ना की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में साम्राज्य का बंटवारा हो गया। ज्येष्ठ पुत्र वीर सिंह को रतनपुर का और छोटे पुत्र देव सिंह को रायपुर का राज मिला। इस जग में बंधु विरोध से कहां इसका भला हुआ है। यह साम्राज्य विभाजन शांतिपूर्वक हुआ, मगर दोनों शाखाओं के मध्य सामंजस्य और भाईचारा घटता गया। मतलब रतनपुर और राज्यों के बीच जो भाईचारा वो घटते गया, कोई किसी की मदद करना नहीं चाहते थे। 1740 ईस्वी में जब रतनपुर पर मराठों का आक्रमण हुआ तब रायपुर शाखा ने रतनपुर वाले अपने भाइयों की कोई भी सहायता नहीं की। अविवेकपूर्ण कार्य का दुष्फल रायपुर वालों को भी भुगतना पड़ा। मराठों ने रायपुर को भी जीत लिया। कलचुरी हैहई वंश के शासकों ने रतनपुर और रायपुर को केंद्र बनाकर अंचल में सुव्यवस्था स्थापित की। रघुनाथ जी जब रतनपुर के राजा थे तब मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। थोड़ी लड़ाई हुई ऐसा लिखा गया है, बट कोई भी लड़ाई नहीं हुई ऐसा हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने पुत्र वियोग में है ना, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रघुनाथ सिंह के तो पुत्र वियोग में होने के कारण वो लड़ाई नहीं करते हैं। उनकी जो रानियां होती हैं वो स्वतः जो है क्या श्वेत ध्वज जो है फहरा देती है। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि जब रघुनाथ सिंह पर आक्रमण हुआ, भास्कर पंत ने आक्रमण किया तो थोड़ी तो लड़ाई हुई, फिर रानियों ने सुलह का श्वेत ध्वज फहराया। रतनपुर पर मराठों का अधिकार हो गया और 1 लाख रुपये यहाँ से वसूला गया हर्जाना के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम छत्तीसगढ़ के कलचुरियों को पढ़ते हैं। ठीक है, इतना छत्तीसगढ़ के कलचुरियों के बारे में लिखा गया है। साथ ही इसकी अब जो है शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइएगा।